हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग के लेक्चर 5 की। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में जो आपके सामने हैं। आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक रहेगा बच्चे लर्निंग स्टाइल। क्या टॉपिक रहेगा आपका? लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चों के अंदर कौन कौन सी अधिगम शैलियां होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब आप क्लास को मैनेज करते हो तो आप कौन कौन से कक्षा प्रबंधन की शैलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग की शैलियां, फिर हम बात करेंगे क्लासरूम को मैनेज करने की शैलियां मतलब स्टाइल्स की। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब टीचर इन शैलियों का इस्तेमाल करती है तब टीचर की भूमिका क्या होती है। आप शुरू से पढ़ते आए हैं, एनसीएफ 2005 कहता है कि जो टीचर है उसकी भूमिका फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदान करने की होती है। एनसीएफ कहता है कि टीचर की भूमिका मोटिवेटर, अभिप्रेरक की होती है। एनसीएफ 2005 यह भी कहता है कि टीचर की भूमिका गाइड मींस मार्गदर्शक की होती है। अगर टीचर सारे के सारे काम ऐसे करता है तो टीचर क्लासरूम का नेता कहलाएगा। तो ये सारी की सारी बातें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए आएंगे कुछ क्विज क्वेश्चंस। वो सभी क्विज क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ टाइम मिलेगा और आपको उसी टाइम में उनको सोचना है और उसका आंसर देना है और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आइए तो डिस्कस करते हैं आज की सबसे पहला टॉपिक लर्निंग स्टाइल्स। मैंने कहा था हर एक बच्चा अपने में क्या है, यूनिक है। हर एक बच्चा अपने में विशिष्ट है। जब टीचर बच्चे के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको अनुदेशन देती है तो कहा जाता है टीचर आईईपी को फॉलो कर रही है, टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम को फॉलो कर रही है। इससे हमने ये जाना कि जब बच्चा अपने आप में यूनिक है तो बच्चे की अधिगम शैलियां भी अलग अलग होंगी। एक बच्चा ऐसा होगा जो देख के अच्छा सीखता होगा, वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसा होगा जो सुन के अच्छा सीखता होगा, वहीं तीसरी तरफ एक बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ के और लिख के अच्छा सीखता होगा, और चौथी तरफ एक बच्चा ऐसा होगा जो खुद जब हाथ से मैनिपुलेटिव काम करेगा तो वो अच्छा सीखेगा। मतलब जब वो एक्सपीरियंस लेगा, अपने आप उस काम को करेगा, वो कुछ में उसमें जोड़ तोड़ करता रहेगा तो वो अच्छा सीखेगा। ठीक है, तो यही हम 4 लर्निंग स्टाइल्स पढ़ने वाले हैं। एक बार सबसे पहले ये देखेंगे कि लर्निंग स्टाइल है क्या। आइए देखिए, पद अधिगम शैली का आशय इस बात से है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग तरीके से सीखता है। यहां पर व्यक्ति मतलब क्या है, बच्चा। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। अधिगम शैली व्यक्ति के सीखने के तरीके एवं सूचनाओं के प्राप्त करने के तरीके को परिभाषित करती है। यह व्यवहार का एक प्रतिमान होता है जिसका प्रयोग मनुष्य नई चीज सीखने के लिए करता है। जब भी आप क्लास में आते हो आप हमेशा नई चीजें सीखते हैं, आप हमेशा नए ज्ञान को अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं और वो डालना आपका लॉन्ग टाइम तक होना चाहिए। इसी के लिए जो बच्चा है वो अलग अलग तरीके से सूचनाओं को ग्रहण करता है। आगे देखिए, अलग अलग शिक्षार्थी अलग अलग तरीके से, जैसे कि कोई बच्चा देखकर और सुनकर करता है, कोई बच्चा अकेले में या समूह में काम करके करता है, कोई बच्चा तार्किक ढंग से सोचता है, तो कोई बच्चा अंतरसूझ, कहने का मतलब क्या है, कोई बच्चा अपने अंदर से ही इंट्यूटिवली सोचता है, और कोई बच्चा रट के सोचता है, सीखता है, तो कोई बच्चा इमेजिन करके, इमेजिनेटिव थिंकिंग के साथ सीखता है। तो हर बच्चे के सीखने का ढंग जो है वो अलग अलग रहता है। तो हम बात करेंगे उन 4 लर्निंग स्टाइल की जिसको देने वाले हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने सीखने के लिए 4 शैलियां बताई, 4 अधिगम शैलियां बताई जो आपके सामने यहां पर प्रेजेंट है। एक बार ध्यान से देखिए ये 4 अधिगम शैलियां। मैंने क्या कहा, फ्लेमिंग ने अपने
अधिगम का एक मॉडल दिया, फ्लेमिंग ने सीखने का एक मॉडल दिया जिसमें उसने सीखने के लिए 4 प्रतिमान बताए और उन 4 प्रतिमानों की उसने एक ट्रिक बनाई और इसी को उसने वार्क मॉडल से पहचाना। फ्लेमिंग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो 4 अधिगम शैलियों से सीखते हैं और वो 4 अधिगम शैलियों के लिए फ्लेमिंग ने वार्क मॉडल दिया जिसमें V से बनता है विजुअल, A से बनता है ऑडिटरी, R से बनता है रीड एंड राइट और K से बनता है काइनेस्थेटिक। हिंदी में देखेंगे विजुअल को कहते हैं दृश्य, ऑडिटरी को कहते हैं श्रव्य, राइट एंड रीड एंड राइट को कहते हैं पठन और लेखन और काइनेस्थेटिक को कहते हैं गतिक। तो ये 4 अधिगम शैलियां फ्लेमिंग ने अपने वार्क मॉडल में बताई हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब इन्हीं अधिगम शैलियों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आइए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, जो वार्क है उसकी फुल फॉर्म, उसकी फुल नेम्स क्या है? विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइट एंड के से काइनेस्थेटिक। उसको हिंदी में दृश्य, श्रव्य, रीड एंड राइट मीन्स पठन और लेखन और फिर आएगा आपका गतिक। बात समझ आ गई है? कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट? आगे देखिए, अब हम सबसे पहले जिस शैली के बारे में बात करेंगे जो कि है आपकी विजुअल लर्नर्स की शैली, मतलब आपके जो देख के अच्छा सीखते हैं वो अधिगम करता आएंगे। यहाँ पर विजुअल शैली से मतलब क्या है? जो बच्चे देख के अच्छा सीखते हैं, आप उस बच्चे को कुछ भी दिखाइए वो देख के अच्छा सीखेगा। सिर्फ देखने की बात है, देख के अच्छा सीखेगा। देखिए, आप बच्चे के सामने कोई पिक्चर रख दीजिए, कुछ कार्टून कैरेक्टर रख दीजिए, आप बच्चे के सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए, वो बच्चा देख के अच्छा समझ लेगा। देखिए, दृश्य शैली से सीखने वाले शिक्षार्थी नई सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उन्हें समझने के लिए चित्रों, मानचित्रों तथा रेखा चित्रों के प्रयोग को पसंद करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उनको आपने इमेज दिखानी है, उनको आपने इमेज दिखानी है, मैप्स दिखाने हैं और आपने ग्राफिक्स दिखाने हैं। वो देख देख के नई इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर लेंगे, वो देख देख के ज्यादा अच्छे को सीखते हैं। तो जो देख के अच्छा सीखने वाले हैं वो होंगे विजुअल लर्नर्स। आइए बात करते हैं दूसरे लर्नर की। तो जो दूसरा लर्नर है वो क्या है? ऑडिटरी लर्नर्स, जो सुन के अच्छा सीखेंगे, ऑडिटरी श्रव्य शैली वाले। देखिए, श्रव्य शैली से सीखने वाले शिक्षार्थी नई विषय वस्तु को सुनकर तथा व्याख्यान एवं समूह परिचर्चा आदि स्थितियों में बोलकर अच्छा सीखते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये शिक्षार्थी ऐसे होंगे जो वर्बल तरीके से बोलकर सुनकर अच्छा सीख लेंगे। जब बोलेंगे तो उसे सुनेंगे भी। तो ऐसे विद्यार्थी बोलकर और सुनकर अच्छा सीखते हैं, ये अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो सुनकर अच्छा सीखें और बोलकर अच्छा सीखें उन्हें हम कहते हैं ऑडिटरी लर्नर्स, क्योंकि जब आप बोलते हो तब भी आप सुनते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि सुनकर तथा व्याख्यान एवं समूह परिचर्चा आदि स्थितियों में ये अच्छा सीखते हैं। ये होते हैं आपके ऑडिटरी लर्नर्स, ये होते हैं आपके रीड एंड राइट की बात करते हैं। आइए, अब तीसरा लर्नर है रीड एंड राइट लर्नर्स, जो पढ़कर और लिखकर अच्छा सीखते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये बच्चे को सामने बुक रखेंगे, बुक से पढ़ेगा और पढ़कर और लिखेगा और अच्छा सीखेगा। ठीक है, अगर आप इसे सुना देंगे तो ये सीख नहीं पाता है, इसे पढ़ना है और लिखना है तभी ये सीख पाएगा। देखिए, नेक्स्ट है पठन एवं लेखन शैली। देखिए, पठन एवं लेखन को पसंद करने वाले शिक्षार्थी शब्दों के माध्यम से सीखते हैं। ऐसे शिक्षार्थी अमूर्त संप्रत्ययों को शब्दों एवं निबंधों के रूप में व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। मतलब आप इनके सामने अमूर्त संप्रत्यय रख दो, आप इनके सामने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट रख दो और उन्हीं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्टों के माध्यम से ये बच्चे सीख लेंगे। ये बच्चे जब निबंध पढ़ेंगे, कोई ना कोई पाठ पढ़ेंगे और उस पाठ को लिख के देखेंगे, ये ज्यादा अच्छा सीखेंगे। बात समझ आ गई? और ऐसे शिक्षार्थी जो होते हैं ना, जो आपके रीड एंड राइट लर्नर्स होते हैं, वो लर्नर्स
चीजों को अमूर्तन में ले जाते हैं। मतलब जब वो पढ़ते हैं, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो वो साइलेंट रीडिंग करते हैं, लाइक वो नॉवल पढ़ते हैं तो वो साइलेंट रीडिंग करते हैं और वो उसको इमेजिनेशन करते हैं। बात समझ आई? वो एब्स्ट्रैक्शन भी करते हैं और वो इमेजिनेशन भी अच्छा करते हैं ऐसे शिक्षार्थी। और ऐसे शिक्षार्थी मेनली इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे, बात करेंगे चौथे लर्नर की, जो कि है काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक मतलब होते हैं गतिक शैली वाले, ऐसे लर्नर्स जो कि हाथ से करके अच्छा सीखते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये मैनिपुलेटिव वर्क करते हैं, जैसे जोड़ तोड़ का काम हो गया। ये जब खुद उस चीज को हाथ से एक्सपीरियंस करेंगे ना तो ये अच्छा सीखेंगे। ऐसे शिक्षार्थी अनुभवों के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से ज्यादा अच्छा सीखते हैं। देखिए, गतिक शैली से सीखने वाले शिक्षार्थी सूचनाओं के स्पर्श प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बेहतर समझते हैं, वे चीजों को हाथों से छू कर सीखते हैं। मैंने बताया आपको, जब ये एक्सपीरियंस लेंगे, जब ये एक्सपीरियंस लेंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, हैंड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ये ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो ऐसे शिक्षार्थियों को हमेशा नई नई एक्टिविटीज खुद हाथ से करने के लिए देना चाहिए। बात समझ आई है? काइनेस्थेटिक मतलब गतिक, मतलब जब इनको चीजों में गति दिखाई देती है ना, मूवमेंट दिखाई दे, जब वो हाथ से करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट दे दो, लैब्स में ले जाओ, बाहर फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, उनको खुद करने को कहो। जैसे कि पोट्री में आप बच्चे को बोलो भाई मिट्टी के बर्तन बनाओ, तो ऐसी चीजें बच्चे अच्छा कर पाते हैं। तो एक्सपीरियंस से, हाथ से करके। ठीक है, अब डिफाइन है, एक कंसेप्ट था आपके लिए जो कि है मिशिंग हाइपोथेसिस। एक कंसेप्ट है जो मैंने डिफाइन के तौर पे आपको दिया है, मिशिंग हाइपोथेसिस। मिशिंग हाइपोथेसिस क्या है? जब आप, मिशिंग हाइपोथेसिस मींस अ लर्नर्स बेटर इफ टॉट इन अ मेथड डीम एप्रोप्रिएट फॉर हिम और हर। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको 4 बच्चों की शैलियां बताई हैं जो बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। अगर बच्चे को आप उसी तरीके से सिखाएंगे, अगर बच्चे को जिस तरीके से वो सीखता है उस तरीके से सिखाएंगे, तो उसे हम कहते हैं मेशिंग हाइपोथेसिस। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। मेशिंग हाइपोथेसिस क्या है? जो बच्चा जिस तरीके से सीखता है, हमने उसको उसी तरीके से सिखाया। क्योंकि जब आप पेडागोजी की बात करते हो तो टीचिंग इम्प्लीकेशन बहुत जरूरी होता है कि भाई बच्चों को पढ़ाना कैसे, ये बहुत जरूरी होता है ना। तो टीचर इम्प्लीकेशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने ये तो पढ़ लिया कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, पर बात ये आती है कि भाई बच्चों को जिन तरीकों से वो सीखते हैं आपने उन्हीं तरीकों से सिखाना है, और उन्हीं को ही कहा जाता है मैशिंग हाइपोथेसिस। याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जो कि है क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, कक्षा प्रबंधन की शैलियां। अब अगर हम कक्षा प्रबंधन की शैलियों की बात करते हैं तो क्लासरूम को मैनेज करना टीचर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कक्षा को मैनेज करना टीचर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कोई टीचर तो ऐसी होती है जो बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देती है, एक टीचर ऐसी होती है जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखती है, एक टीचर ऐसी होती है जो बच्चों को एक्टिविटीज में, गतिविधि में इन्वॉल्व रखती है, तो कोई टीचर ऐसी होती है जो बच्चों को बोलने का भी मौका नहीं देती। तो हम यही टीचिंग स्टाइल, ये टीचिंग स्टाइल्स, और इनको हम कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स। ठीक है, क्योंकि टीचिंग स्टाइल मैंने इसलिए कहा क्योंकि शिक्षण की शैलियां भी हैं, पर आप शिक्षण शैलियां अलग टाइप की पढ़ते हैं। ये बात है क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल की कि जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपका कंट्रोल इतना हो कि बच्चा अपनी बात को व्यक्त कर सके, और दूसरी बात कि बच्चे को अधिगम में, बच्चे को आपने जो क्लासरूम में जो एक्टिविटीज चल रही हैं, जो गतिविधियां चल रही हैं, वो बच्चा उसमें अपनी सहभागिता दिखाए, मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाए। तो ये 2 चीजों पे आपके
करेंगे क्लास मैनेजमेंट की जो स्टाइल्स हैं, जो कक्षा प्रबंधन की शैलियां हैं, वो डिपेंड करती है। सबसे पहली बात कंट्रोल मींस नियंत्रण, और दूसरी बात इन्वॉल्वमेंट यानी सहभागिता बच्चों की। देखिए, कक्षा प्रबंधन शैलियां वे तरीके और वे सर्वोत्तम विधियां हैं जिनका उपयोग शिक्षक छात्र को सिखाने और उसकी सहभागिता को अधिकतम करने के लिए करते हैं। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो बच्चा है वो आप जब पढ़ाएं तो बच्चा इन्वॉल्व रहे, है ना, जैसे आप सभी रहते हैं। तो इसीलिए आप क्लासरूम को मैनेज करने के लिए कुछ शैलियों का प्रयोग करते हैं, और वो शैलियां किस पे डिपेंड करती हैं? कक्षा प्रबंधन की शैलियों को नियंत्रण मींस कंट्रोल और भागीदारी मींस इन्वॉल्वमेंट के आधार पे बनाया गया है। कंट्रोल एवं इन्वॉल्वमेंट के आधार पर बनाया गया है। बात समझ आ गई? जब भी आप क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट की जो शैलियां हैं उनको दो रूप में, दो तरीके से बनाया गया है। एक तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट क्या है, और दूसरा बच्चे को आप कितना कंट्रोल कर सकते हो। ज्यादा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना, बताएंगे कैसे। तो अब हम बात कर रहे हैं शिक्षक वे लेकर बहुत मजबूत नियंत्रण और कम छात्र की भागीदारी वाले शिक्षक से लेकर कम नियंत्रण और अधिक छात्र भागीदारी वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको जैसा अभी बताया कि एक शिक्षक ऐसा होता है जो क्लास में पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, इतना कंट्रोल करता है कि जो बच्चा है वो क्लास में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाता। एक शिक्षक ऐसा है जो पूरी तरीके से बच्चे को फ्री छोड़ देगा, वो अपने आप काम करता है। एक शिक्षक ऐसा है जो बच्चे पे कंट्रोल भी रखता है और उसको एक्टिविटीज में, उसको गतिविधि में शामिल भी करता है। तो कुछ ऐसी अधिगम शैलियां दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला कंट्रोल मींस नियंत्रण, और दूसरा इन्वॉल्वमेंट मींस सहभागिता या फिर भागिता कहिए। ठीक है, आगे चलिए। अब अगर हम कंट्रोल और इन्वॉल्वमेंट के आधार पे क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल को डिवाइड करें तो यह 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला आपका होता है ऑथोरिटेरियन मींस सत्तावादी और प्रमाणिक लाइक हिटलर। दूसरा होता है ऑथोरिटेटिव मींस आधिकारिक और सत्तावादी, इसको सत्तावादी नहीं कहिए, आधिकारिक। तीसरा होता है परमेसिव मींस उन्मोदक या फिर उदार हृदय का, और चौथा होता है, लास्ट होता है इंडल्जेंट मींस अनुग्रहहारी और उन्मुक्त। ये 4 ही क्लासरूम स्टाइल्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल और इन्वॉल्वमेंट के आधार पे आपके 4 क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, जो मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में दे दिए हैं। ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला नियंत्रण और दूसरा आपका सहभागिता बच्चों की। ठीक है, क्लियर? अब अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा और यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट आएगा। मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा। अब हम पहले स्टाइल की बात करते हैं। पहला स्टाइल है ऑथोरिटेटिव स्टाइल मींस प्रमाणिक और अधिकारवादी। देखिएगा ध्यान से, ये जो स्टाइल है यहाँ पर टीचर का कंट्रोल भी हाई रहता है और बच्चे का इन्वॉल्वमेंट भी वो हाई रखवाता है। एक बार ध्यान से देखेंगे, कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्टाइल में
ऐसे स्टाइल में जो टीचर होती है वो अपना अधिकार तो जमाती है, जो टीचर होती है वो अपना अधिकार तो जमाती है, पर यहाँ पर वो बच्चे को बोलने का मौका देती है, यहाँ पर वो बच्चे को बोलने का मौका देती है, यहाँ पर वो बच्चे को कंट्रोल भी रखती है। कंट्रोल हाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वो बच्चे को बोलने का मौका भी देती है। ऐसे उपागम को हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और इसी को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक करिकुलम। देखिए क्या है, कंट्रोल हाई है टीचर का, पर कंट्रोल के साथ साथ जो बच्चा है वो इन्वॉल्व भी रह रहा है। तो मतलब जो बच्चा है वो टीचर को अपने अफेक्शन, अपने दिल से टीचर मान रहा है, और जो बच्चा है वो पढ़ने में भी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। तो ऐसे में कब होता है, जब टीचर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को फॉलो करती है, जब टीचर आपके व्यू पॉइंट, जो आपके विचार हैं उनको भी सुनती है और आपको काम करने का मौका भी देती है। तो ये स्टाइल सबसे अच्छा होता है। दूसरा स्टाइल है ऑथोरिटेरियन स्टाइल, मीन्स सत्तावादी शैली, लाइक हिटलर वाली शैली, करो वरना पिटोगे, ये वाली शैली है, करो वरना पिटोगे। देखिए यहाँ पे कंट्रोल तो हाई है, पर बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो है, लो इन्वॉल्वमेंट कह दिया। कहने का मतलब क्या है, जो टीचर होगी वो सत्तावादी होगी, मतलब टीचर्ड सेंटर्ड करिकुलम है। टीचर अपने अकॉर्डिंग सिर्फ पढ़ाती जाती है, सिर्फ वो मारपीट करती है, वो एग्रेशन दिखाती है, और वो बच्चे को सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड देती है। सिर्फ उसको रिजल्ट से मतलब है, चाहे बच्चे को समझ आए या ना आए, उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हाई कंट्रोल है पर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ आ गई, कंट्रोल जो है वो हाई है और यहाँ पर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, इंडल्जेंट स्टाइल, मीन्स आपका उदार शैली। उदार शैली क्या है कि जो टीचर है वो बहुत उदार है, जब बच्चे को मतलब बच्चे को फ्री छोड़ देती है, बच्चे को कहती है चलो ठीक है, कभी तो वो काम कराती है, कभी वो काम नहीं कराती। अगर बच्चों ने कह दिया कि आज मैम मन नहीं है मत कराओ, तो वो नहीं कराएगी। बच्चों ने कह दिया आज मन है तो कराओ, तो वो कराएगी। तो यहाँ पे बच्चे का इन्वॉल्वमेंट तो अच्छा है क्योंकि बच्चे के अनुसार वो चल रही है, पर उसका क्लासरूम में कंट्रोल नहीं है। मतलब बच्चे आपस में ग्रुप बना के पढ़ रहे हैं, बच्चे इन्वॉल्वमेंट तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर उसका कंट्रोल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसी टीचिंग स्टाइल होगी, अगर ऐसी शिक्षण अधिगम शैलियां होंगी, कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसी कक्षा प्रबंधन शैलियां होंगी, तो आप खुद सोचिए कि जो टीचर है वो बच्चे को खुला छोड़ देगी, चलो तुम एक्टिविटी कर लो, तुम पढ़ लो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। क्या ये सही है? सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करिकुलम तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं ना। यहाँ पे तो बच्चा अपने आप से कुछ भी खेल लेगा। जो बच्चे ने कहा आपने वो मान लिया, जो बच्चे ने कहा वो आपने मान लिया, तो यहाँ पर तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। जो भी उसको पढ़ना है, जो भी उसको खेलना है, वही वो करता रहेगा। तो यहाँ पे करिकुलम टाइम से पूरा नहीं होता, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जो लास्ट है वो क्या है, परमिसिव स्टाइल, मीन्स उन्मुक्त शैली। अब परमिसिव मतलब क्या है कि कंट्रोल भी नहीं है और बच्चे की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल बच्चे को फ्री छोड़ दो, बिल्कुल बच्चे को फ्री छोड़ दो। बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, बच्चे बाहर कुछ भी कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, टीचर का क्लासरूम में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना पढ़ाने में ना खिलाने में। यहाँ पे चलो इन्वॉल्वमेंट तो थी, है ना, पर यहाँ पे तो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। जो आप इस शैली को कहते हो लेजीज फेयर, क्या कहते हो, लेजीज फेयर कहते हो इस शैली को आप।
ठीक है। यहाँ पे बस टीचर है, वो क्लासरूम में भी नहीं आती, वो बाहर बैठी है। बच्चे अपने आप जो मर्जी करे, लड़े भिड़े, कहीं पे जाएं, कुछ भी हो रहा, उसे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल खाली। यहाँ पे चलो मतलब तो था, बच्चे टीचर से पूछते थे, चाहे कम पूछें, पर यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो, फ्री छोड़ दिया, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो देखिए ये भी अच्छी नहीं है शैली, ये भी अच्छी नहीं है शैली, बिल्कुल इन्वॉल्व, बिल्कुल बच्चे को आपने कंट्रोल कर रखा है, भाई बच्चा डर रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे अच्छी शैली, बेस्ट शैली कौन सी हुई? ये हुई ऑथोरिटेटिव, मीन्स प्रामाणिक और आधिकारिक शैली। बात समझ आ गई? ठीक है, चलें फिर आगे। चलिए अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक की, जो कि है आपके शिक्षक का रोल ऑफ अ टीचर। अब रोल ऑफ अ टीचर मतलब टीचर का क्लास में आने के बाद क्या रोल है, टीचर का उसके समुदाय, उसकी कम्युनिटी में क्या रोल है, टीचर का उसके घर में क्या रोल है, और टीचर का क्लासरूम में, स्कूल में क्या रोल है। तो अब हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ टीचर्स। अब हम बात क्या करेंगे? रोल ऑफ टीचर, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टीचर एज अ कलीग, सहकर्मी के रूप में शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए। जब सहकर्मी की बात आती है, जब टीचर जहां पे काम करती है उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा हो। जब टीचर जहां, जिस संस्था में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, जहां पे टीचर काम करती है वहां पे उसका रोल कैसा हो, तो वहां पर उसका रोल होना चाहिए कोऑपरेटिव रोल, मींस वो हर चीज को कोऑपरेट करे। उसका रोल होना चाहिए जहां पे उसको, जो अपने साथ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी भी देखभाल करे, उनकी भी देखरेख करे। इसके साथ साथ जो उनके बॉस हैं, लाइक प्रिंसिपल जो हो गए हमारे, उन प्रिंसिपल्स को भी, वो जो प्रिंसिपल ने उसको ड्यूटी दी है वो ड्यूटी वो पूरी करे। देखिए, निरंतर विचार विमर्श, साथ काम करना शिक्षक को न केवल अपने शिक्षार्थी और उनकी समस्याओं को समझने में सहायता करता है, मतलब जो उसके साथ काम करने वाले हैं, जो उसके साथ टीचर काम कर रहे हैं, वो उनकी सहायता भी करे, बल्कि स्वयं शिक्षक को उसके व्यक्तित्व के विकास में प्रोत्साहित करता है। मतलब अगर टीचर उनकी सहायता करती है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी बदलाव आता है, और जो प्रिंसिपल है उसने जो उसको काम दिया है वो भी टीचर पूरी करती है। अप्रत्यक्ष रूप से यह शिक्षार्थी में खुलेपन की विचारधारा के विकास का मार्ग खोलती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस तरीके का एटीट्यूड रखेंगे जिसमें आप सब लोगों की मदद कर रहे हैं, आप सब लोगों की परफॉर्मेंस से जेलस फील नहीं करते, आप खुश होते हैं, आप जो आपका जो इंस्टीट्यूशन है आप उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, आप उसकी तरक्की के लिए काम करते हैं, तो एज अ कलीग, एज अ टीचर आप बहुत अच्छे होंगे। तो पहली चीज क्या है? टीचर एज अ कलीग, कलीग के रूप में वो कैसी है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा है टीचर को कम्युनिटी के लिए, मतलब समुदाय के लिए उसका रोल क्या होना चाहिए। तो समुदाय के लिए उसका रोल एक नहीं होना चाहिए, उसका रोल मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, उसका रोल बहुआयामी होना चाहिए। समुदाय में बहुत सारी परेशानियां चलती हैं, समुदाय में बहुत सारी, आप बात करो तो अभी कोरोना है तो भाई वैक्सीनेशन के लिए आप बच्चों को, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, हाइजीन के लिए, मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइजर के लिए, ये सब चीजें आप अपने समुदाय के लिए कर सकते हैं, राइट। देखिए, तो आपका रोल एक नहीं होगा, आपका रोल मल्टी डायमेंशनल होता है कम्युनिटी के लिए। देखिए, हमारे अधिकांश ग्रामीण लोगों को टीकाकरण, जैसे कि जो ग्रामीण होते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए आप टीकाकरण, मतलब कि आप उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम आप लगा सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं कि जो आप बच्चे पैदा करते हैं लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो बच्चे पैदा ना करके आपकी सेहत पे भी फर्क पड़ता है, और आपके पास इतना पैसा, मतलब हर चीज आप लोगों पे जाके, आप गाँव बसेरों में जाके आप बता सकते हैं। देखिए,
टीकाकरण, जन्म नियंत्रण उपायों के बारे में, गर्भावस्था के बारे में, बच्चे के जन्म के साथ नारी स्वास्थ्य के बारे में, घर के अंदर बाहर सफाई के बारे में, मतलब हाइजीन के बारे में, संक्रामक रोग के बारे में। आप सभी जानते हैं संक्रामक रोग सबसे बड़ा आजकल कोविड चला हुआ है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में, मतलब कि आपकी पर्सनल हाइजीन कैसे होगी, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो बुजुर्ग है, बच्चा है, सबको आप जाके बता सकते हैं। ऐसे कुछ विषयों के बारे में आप अपने आसपास गांव बसेरों में जाके या फिर आप शहरीकरण शहरों में जाके भी आप इन चीजों के बारे में कैंपेन लगा सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू आपकी जिम्मेदारी है कि जहां आप रहते हैं, जो आपका समुदाय है, वो भी कहीं ना कहीं जागरूक बने। तो आपकी जो रोल है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, देखिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिम्मेदार सदस्य होने के नाते शिक्षक को या तो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को सूचित करना चाहिए अथवा फिर एक चिकित्सक की भांति सूचना के उचित स्रोतों की ओर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकले, आप सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचना आप समुदाय के लोगों को देंगे। ठीक है, कम्युनिटी के लोगों को आप देंगे इसी तरीके की सारी सूचनाएं। ठीक है, चलिए आगे। अब टीचर का रोल सिटीजन के रूप में, नागरिक के रूप में क्या है? तो नागरिक, आप एक वेल फर्निश्ड डेवलप कंट्री के हैं। सबसे पहला रोल क्या है आपका नागरिक के रूप में? जो आपकी सर्विस है वो आप अपनी गवर्नमेंट को दो। मतलब टैक्स की बात यहाँ पे हो रही है, टैक्स की बात। ठीक है, देखिए समाज के पक्षपात रहित उद्देश्यों के गुण दोषों की समीक्षा करता है। देश में भ्रष्टाचार, घोटाले, उपद्रव, शोषण जैसी घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। जो घटनाएं देश के विकास में रुकावट उत्पन्न करती हैं, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, उनको रोकने में समाज में गति प्रदान करना। कहने का मतलब क्या है? जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका नेशन है, उसके अंदर जो एंटी नेशनलिस्ट जो मूवमेंट चलते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं भाई, जो उग्रवादी हैं वो अपना गलत तरीके से उनका इंटेंशन रहता है। तो आप ऐसी समस्याओं को जो देश के हित के लिए नहीं है, आप उनको रोक सकते हैं। आप उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला सकते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब आपकी जिम्मेदारी है, जो क्योंकि आप शिक्षक हैं तो वही बच्चों के लिए भी तो कुछ करोगे या नहीं करोगे। तो बच्चों के लिए आपको मैं हमेशा बताती हूँ, जो कि एनसीएफ कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे बच्चे को सुविधाओं की जरूरत हो, आप सभी ने वो सुविधाएं बच्चे को देनी है। सबसे मेन रोल क्या है आपका? टीचर एज अ फैसिलिटेटर, शिक्षक का रोल सुविधाकर्ता के रूप में, सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में, जो आप किसको देंगे? बच्चों को देंगे। देखिए, सुविधा देने का अर्थ है बढ़ावा देना, आगे बढ़ने में मदद करना और उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो शिक्षा है, उसको आसान बनाना। आसान कैसे बनाओगे? जब बच्चे को सुविधा प्रदान करनी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और जब बच्चा पढ़ने की प्रोसेस में अटक गया है तो उस बच्चे को आपने सुविधा प्रदान करनी है। अगर आप देख पा रहे हैं आपकी क्लास में एक बच्चा है जो कहीं ना कहीं विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसकी जो विकलांगता के आधार पर उसको सुविधा दीजिए। आप देख पा रहे हैं आपकी क्लास में प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चा है, तो उसकी प्रतिभा के अनुसार उसके लिए एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम आप उसके लिए ला सकते हैं। तो ये सारी की सारी सुविधाएं आप बच्चे को देंगे। देखिए, इसका मतलब है कि एक व्याख्याकर्ता से एक सुविधाकर्ता के रूप में भूमिकाओं को स्थानांतरित करना, जो संसाधन प्रदान करता है, मतलब जो रिसोर्स देता है बच्चे को। अब कल ही हम पढ़ के आए हैं टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, है ना। देखिए, छात्र की प्रगति की निगरानी करता है और छात्रों को समस्या हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहने का मतलब क्या है? जब बच्चा कहीं कहीं पे अटक जाए, मैंने वही बोला, बच्चे की जो विकास के सारे पक्ष हैं, अगर कहीं पे भी बच्चे के विकास नहीं हो पा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? बच्चों को सुविधा प्रदान करना, बच्चों के विकास के अनुसार, बच्चों के सीखने के अनुसार उनको सुविधा आपने देनी है। अब वो सुविधा किसी भी रूप में हो सकती है, आपने हमेशा तत्पर रहना है, रेडी रहना है। ठीक है,
क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा कंसेप्ट, मुझे उम्मीद है बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होंगे आप सभी के। ठीक है, तो आज हमने बात की है लर्निंग स्टाइल्स की, जिसमें मैंने आपको बताया फ्लेमिंग के 4 लर्निंग स्टाइल्स के बारे में, जिनको हमने वार्क के रूप में सीखा है। बात समझ आ गई? विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइट एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स। ठीक है, उसके बाद हमने बात की क्लासरूम मैनेजमेंट की शैलियां, जिसमें मैंने आपको कंट्रोल और इन्वॉल्वमेंट बच्चों की कैसे करानी है वो चीज मैंने आपको बताई थी, याद होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। मैंने यहाँ पे फैसिलिटेटर, अगर आप सारी फैसिलिटीज बच्चे को देंगे तो आप गाइड की भूमिका भी निभाते हैं, इसी में ही आप बच्चों को मोटिवेटर की भूमिका भी निभाते हैं, याद रखिएगा, ये कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर अभी हम बात करेंगे क्विज की। सबसे पहला क्विज क्वेश्चन आपके लिए आएगा, हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स। आइए पहला क्वेश्चन। पढ़िए, लर्न हेल्पनेस पे क्वेश्चन है। बच्चे में सीखी हुई लाचारी का कारण क्या हो सकता है? बच्चे ने सीख लिया पर वो भूल रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? चलिए देखें, आइए। पढ़ने में बच्चों में सीखी हुई लाचारी का कारण क्या हो सकता है? पहला, अर्जित व्यवहार की वह सफल नहीं होंगे। दूसरा, कक्षा की गतिविधियों के प्रति कठोर रवैया। तीसरा, अपने माता पिता की अपेक्षाओं का पालन ना करना। और चौथा, पढ़ाई को गंभीरता से ना लेने का नैतिक फैसला करना। सोचिए, जो बच्चा सीख चुका है वो बच्चा सीख नहीं पाया है। तो आज ही मैंने आपको बताया है कि जो बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो सीखा हुआ ज्ञान है वो भूल जाता है। देखिए क्या है, पहला कि एक्वायर्ड बिहेवियर दैट विल नॉट सक्सीड, जो उसने बिहेवियर पीछे लिया था वो उसमें सफल नहीं होंगे, वो ये सोचते हैं, इसलिए वो सीख नहीं पाते। दूसरी बात क्या है कि जो टीचर है, जो एक्टिविटीज टीचर करा रही हैं, उनका भी एक्टिविटीज कराने का तरीका सही नहीं है, गतिविधियां सही नहीं है क्लास की। तीसरा है उसके माता पिता जो है, उसके पेरेंट्स हैं, और वो उसकी समस्याओं को वो सोचता है कि जो पेरेंट है वो हमें गुस्सा करेंगे गंदे नंबर आए तो। और चौथा कहते हैं जो पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते। तो मैंने आपको बताया है जिस ऑप्शन में बच्चे की गलती निकलती है वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता। जिस ऑप्शन में टीचर की गलती निकलती है वो ऑप्शन सही होता है। तो कक्षा की गतिविधियों के प्रति जो है वो कठोर रवैया है। कहने का मतलब क्या है, जो टीचर है वो ऐसी एक्टिविटीज नहीं दे पाई जिसमें वो बच्चे को इन्वॉल्व कर सके, वो ज्यादा कंट्रोल कर रही, ज्यादा नियंत्रण दिखा रही है। ठीक है, तो बताइए अगर नियंत्रण दिखा रही है, एक्टिविटीज में कंट्रोल नहीं कर पाती, तो कौन सी स्टेज है? यह ऑथोरिटेरियन मीन सत्तावादी शिक्षण। ठीक है जी, क्लियर है। चलें फिर आगे, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखिए।
चलिए देखिए, डिस्कस करें। आइए, निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम की कौन सी रणनीति रचनात्मकता के विकास में बाधक है? कहने का मतलब क्या है, अगर आप क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो इन चारों में से कौन सी रणनीति बिल्कुल भी नहीं अपनानी? पहला, लचीले ढंग से सोचने में विद्यार्थियों की सहायता करनी है, बिल्कुल करनी है। दूसरा, छात्रों को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल करना है, जोखिम लेंगे तभी तो सीखेंगे। तीसरा, सीखने सिखाने के दौरान छात्रों पर काबू पाना है। और चौथा, छात्रों को लगातार बने रहने और संतुष्टि में देरी करने के लिए मार्गदर्शन करना है। मतलब अगर बच्चा काम नहीं करता तो आप उसको मार्गदर्शक बनोगे, आप उसके गाइड बनोगे। तो मैंने बताया था आपको, वही बात आती है भाई, बच्चों पे काबू क्यों पाओगे, बच्चों पे ओवर कंट्रोल क्यों करना है? ओवर कंट्रोल करने वाले टीचर कभी भी बच्चों को इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वही कंसेप्ट रिपीट होके आ जाते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया है। बच्चों पे कभी भी काबू नहीं करना है। ठीक है जी, आ जाओ जी, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, क्या है थर्ड क्वेश्चन? लर्निंग स्टाइल से क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। चलिए डिस्कस करें। आइए, सीखने की शैलियों को ध्यान में रखते हुए भाषा संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में अपनाए गए दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। कुछ छात्र नई जानकारी को लिखित निर्देशों या फिर मौखिक जानकारी में प्राप्त करना पसंद करते हैं। उनकी सीखने की शैली क्या होगी? जो लिखा है और जो बोला गया है। ऑप्शन के अनुसार आंसर देना। जो लिखा है और जो बोला गया है उस पर ध्यान देते हैं। आपको मैंने ऑप्शन बताए थे, रीड एंड राइट वाले भी लर्नर होते हैं, मैंने बताया था ना। पर आपको यहाँ पे ऑप्शन में रीड एंड राइट तो दिख ही नहीं रहा, तो भाई अब अपने दिमाग से सोचो। लिखित तो चलो कट गया, अब यहाँ पे है मौखिक। भाई मौखिक मतलब क्या है? आपको बोलेंगे और आप सुनेंगे। अब जब बच्चे को आप बोलोगे तो बच्चा सुनेगा, तो सुनने की बात कहाँ है? ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर 1, ऑडिटरी लर्नर्स की बात है। मौखिक जानकारी में प्राप्त करना, मौखिक जानकारी जो बच्चा है वो मौखिक, कुछ छात्र नई जानकारी को लिखित निर्देशों और मौखिक जानकारी में प्राप्त करना पसंद करते हैं, जो लिखा है और जो बोल के दिया है। मैंने बताया था ना, जब श्रवण की बात आती है तो ये डिस्कस डिबेट करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, समूह परिचर्चा पे ध्यान देते हैं। तो भाई समूह परिचर्चा पे ध्यान है तो कहां पे होगा? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ गई? डाउट बिल्कुल भी फील मत करना। आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या है, कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कक्षा में टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए? द रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए? करिए बेटा, शाबाश। कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए लोकतांत्रिक नेता, एक निर्देशक, एक तानाशाह और
चलिए डिस्कस करें। आइए, कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था निर्देशक तानाशाह, तो भाई क्या है आंसर, क्या है, एक लोकतांत्रिक नेता। एक नेता ऐसा हो जो लोकतांत्रिक हो। कैसा नेता हो? जो लोकतांत्रिक हो। कहने का मतलब क्या है, जो बच्चों के बारे में, बच्चे भाई क्या है, उसकी प्रजा है, बच्चे क्या है, उसकी प्रजा है। तो जो बच्चों के बारे में सोचे, बच्चों के अनुसार ही फैसला ले, बच्चों की हित के बारे में सोचे, बच्चों को सुविधाएं दे, बच्चों को मार्गदर्शक दे, वही टीचर होता है क्लासरूम का नेता। तो नेता कैसा हो? डेमोक्रेटिक हो। क्या हो? डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए डिस्कस करें। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक कक्षा कक्ष प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? देखिए, अब कक्षा कक्ष प्रबंधन करना है तो कौन सा सिद्धांत नहीं, ध्यान देखिएगा। योजनाओं के क्रियान्वयन का सिद्धांत, बैठक व्यवस्था का सिद्धांत, अधिकारिकता, अभी पढ़ा के आई हूं, अधिकारवादी नहीं बनना होता, और स्वतंत्रता, कि बच्चों को फ्रीडम देनी है, बिल्कुल देनी है, और बच्चे को सिटिंग जो प्लान है, जो बैठक व्यवस्था है, वो भी आपको लचील बनानी होती है। पहली बात क्या है कि आप किस तरीके से जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बिल्कुल करना है, पर आपको अधिकारवादी, आपको अपनी अथॉरिटी नहीं दिखानी। ठीक है, आपको हमेशा बच्चे के लिए, बच्चे का मार्गदर्शक, बच्चे को सुविधा करता बनते रहना है। आपने कभी भी अपनी अथॉरिटी नहीं दिखानी। ठीक है जी, चलिए फिर इसके साथ आज के सेशन को फिनिश करेंगे। आज हमने अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग का लेक्चर 5 किया है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।